दोस्तों, सीरिया में हालिया हालात और असद सरकार के तख्ता पलट पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई ने बड़ा बयान दिया है, जिसने न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि दुनिया भर में तवज्जो हासिल की है। क्या ये बयानात आने वाले इनकलाब का इशारा है? ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये आप जब आगे ये वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या कुछ कहा है आयतुल्लाह अली खमेनेई ने अमेरिका और इस्राइल की साजिश को लेकर अपने बयान में, ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा भी कई अहम खबरें लेकर हाजिर हूँ, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह एक गुजारिश दोस्तों की वीडियो को सबसे पहले लाइक करिए, उसके बाद वीडियो देखना शुरू किया करिए। आपका एक लाइक बहुत सारा हौसला देता है आपके लिए अच्छी खबरें, सच्ची खबरें लेकर आने का। और जो लोग वीडियो लाइक करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। एक और बात दोस्तों, कमेंट की तादाद आप लोगों ने कम कर दी है, इसलिए कमेंट जम कर किया करिए। अपना नाम जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां के नाम के साथ जरूर लिखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई का बड़ा बयान, कहा सीरिया में असद सरकार की बेदखली अमेरिका और इस्राइल की बड़ी साजिश। नई सरकार के खिलाफ होगा सीरिया का युवा। रेजिस्टेंस को जितना कमजोर करोगे वो उतना मजबूत होगा। यमन ने एक बार फिर से अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाकर किया हमला, सैन्य ठिकानों को भी किया तबाह। अमेरिका ने रूस पर नई तेल प्रतिबंध की योजना बनाई, क्या इससे रूस की युद्ध मशीन कमजोर होगी? आईसीसी पर अमेरिका का दोहरा रवैया, असद के खिलाफ समर्थन, इस्राएली अधिकारियों के खिलाफ विरोध। MIT ने भारतीय छात्र प्रहलाद अयंगर को किया बैन, फिलिस्तीन के समर्थन में लेख लिखने पर हुई कार्रवाई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई ने वेडनेसडे को यानी कि आज ये कहा है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता से बेदखली अमेरिका और इस्राइल की एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। उन्होंने कहा कि सीरिया में जो कुछ हुआ वो ज्यादातर अमेरिका और इस्राइल के कमांड रूम्स में प्लान किया गया था। हमारे पास इसके सबूत भी मौजूद है, उन्होंने ये दावा किया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों ने सितंबर में ही प्रेसिडेंट बशर अल असद को इस मामले की खबर दी थी। खमेनेई ने आगे कहा कि सीरिया के एक पड़ोसी मुल्क ने भी इसमें अहम किरदार अदा किया है और ये किरदार आज भी जारी है। हालांकि दोस्तों, उन्होंने इस मुल्क का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा तुर्की की तरफ था, जिसने सीरिया में असद विरोधी बागियों का खुलकर समर्थन किया है। आयतुल्लाह अली खमेनेई ने यह तक कह दिया कि वो जाहिल एनालिस्ट जो रेजिस्टेंट का मतलब तक नहीं समझते हैं, ये सोच रहे हैं कि जब रेजिस्टेंस कमजोर होगा तो ईरान भी कमजोर होगा। आगे उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि ईरान ताकतवर था, है और हमेशा रहेगा। इसके बाद खमेनेई ने कहा कि तुम जितना रेजिस्टेंस पर दबाव डालोगे ये उतना मजबूत होगा, तुम जितने जुल्म करोगे ये उतना मोटिवेटेड होगा। खमेनेई ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान की अगुवाई में बनने वाला रेजिस्टेंस अलायंस पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत को और बढ़ाएगा। उनका कहना था कि रेजिस्टेंस पूरे इलाके में फैल जाएगा और इससे मिडिल ईस्ट की सियासत पर असर पड़ेगा। यह बयान दोस्तों साफ तौर पर अमेरिका और इस्राइल को चैलेंज करता है, खुला पैगाम है उनके लिए। दोस्तों, खमेनेई ने एक बड़ा दावा भी किया। उन्होंने कहा कि जो ग्रुप इस वक्त काबिज है सीरिया में, ये ज्यादा दिन तक हुकूमत में नहीं रहेगा। सीरिया की नौजवान नस्ल बगावत करेगी। क्या खमेनेई इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सीरिया में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हालात बनने वाले हैं? दोस्तों, सीरिया की जंग के दौरान ईरान ने बशर अल असद की हुकूमत को बचाने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए और अपने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को भी वहां तैनात किया। हालांकि असद की सत्ता से बेदखली के बाद भी ईरान ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात दूरअंदेश और दानिशमंद सोच पर कायम रहेंगे। ईरान ने एक समावेशी हुकूमत की मांग की जो सीरिया के तमाम तबकों का प्रतिनिधित्व करे। दूसरी तरफ इस्राइल की हुकूमत में अंदरूनी खींचातानी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, हिजबुल्लाह के साथ जंग में नाकामी के कारण इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार पर भारी दबाव बन गया है।
मोहम्मद अली हसन निया के मुताबिक हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में हुई नाकामियां इसराइल के आवाम में नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट के खिलाफ गहरी नाराजगी पैदा कर रही है। इसका सियासी असर नेतन्याहू की हुकूमत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। क्या ये अंदरूनी विरोध नेतन्याहू की सत्ता को खतरे में डाल सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं अब खबर में। दोस्तों, सीरिया से जुड़ी खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आप जानते ही हैं कि जैसे ही बशर अल असद की हुकूमत का पतन हुआ, सीरिया पर इसराइल का हमला और तेज हो गया। जमीनी हमले और भारी हवाई बमबारी ने मुल्क को और भी गहरे संकट में डाल दिया। हयात तहरीर अल शाम जैसे हथियारबंद ग्रुप्स की सरपरस्ती में असद की हुकूमत को गिराया गया और इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए इसराइल ने तेजी से सीरिया के बफर जोन पर कब्जा कर लिया। ये वही इलाका है जो इसराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स को सीरिया के बाकी हिस्सों से अलग करता है। सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत गिरने के बाद इसराइल ने इसे सीरियाई इलाकों पर कब्जा करने और तशद्दुद बढ़ाने के मौके के तौर पर इस्तेमाल किया है दोस्तों। और अब ये सब देखने के बाद लीडर ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन ने साफ कहा है कि अमेरिका और इसराइल जैसे ताकतवर मुल्क अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। इस्लामी इनकलाब के रहनुमाओं ने ये कहा है कि कुछ ताकतें सीरिया के उत्तर या दक्षिण के इलाकों पर कब्जा करना चाहती हैं, जबकि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहता है। लेकिन वक्त ये साबित करेगा कि ये तमाम ताकतें अपने मंसूबों में नाकाम रहेंगी। दोस्तों, कतर, सऊदी अरब और इराक ने इसराइल की इन हरकतों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर इसराइल के खतरों को गलत ठहराया है और सीरिया में अमन और स्थिरता बहाल करने की कोशिश को नुकसान पहुंचाने के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इसराइल की इस नई घुसपैठ को 1974 के डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट का उल्लंघन करार दिया है। दोस्तों, सीरिया के अल मज़े मिलिट्री एयरबेस पर इसराइल के हमला करने की भी खबर सामने आई है। हमले के बाद वहां के हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। मैं आपको बता ही रही हूँ लगातार कि इसराइल लगातार सीरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की कोशिश में लगा हुआ है। वहीं सीरिया की नई सरकार ने ऐलान किया है कि अब वो स्टेट कंट्रोल्ड अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी से फ्री मार्केट मॉडल की ओर बढ़ेगी ताकि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। ये वही तरीका है जिसे संकट पूंजीवाद यानी कि डिजास्टर कैपिटलिज्म कहा जाता है। सीरिया अब नया इराक बनने जा रहा है। दोस्तों, आने वाले समय में हमें और एयर स्ट्राइक्स देखने को मिल सकती हैं जो सरकारी संस्थानों और उद्यमों को निशाना बनाएंगी ताकि इन सब को सस्ते दामों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेच दिया जाए। ये वही तरीका है जो पहले यूगोस्लाविया, लिबिया और इराक में अपनाया गया था। अब सीरिया की बारी है। दोस्तों, अब मैं आपको एक खूबसूरत वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो सीरिया से आई है। पहले आप ये वीडियो देखिए। ये दमिश्क की एक मस्जिद है जो सालों से बंद थी, पर आज वहां अजान की सदा गूंजी। इन सब के बीच अमेरिका का आईसीसी पर रुख भी सवालों के घेरे में बना हुआ है। दरअसल अमेरिका ने इसराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट का वेलकम किया, जबकि आईसीसी ने उनके खिलाफ फिलिस्तीन में जंग के जुर्म यानी कि वॉर क्राइम्स और इंसानियत के खिलाफ जुर्म यानी कि क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के इल्जाम में गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है। आपको याद है ना, अमेरिका ने न सिर्फ इस वारंट को खारिज किया बल्कि आईसीसी के अफसरों पर पाबंदियां लगाने की धमकी तक दी थी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने सीरिया से बेदखल सदर बशर अल असद पर आईसीसी केस का समर्थन किया है। मंडे को अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में इस्राएली अफसरों के खिलाफ आईसीसी के केस का विरोध किया, लेकिन सीरिया के बशर अल असद पर आईसीसी केस का समर्थन किया। इस पर मौजूदा रिपोर्टर्स, वहां जो रिपोर्टर्स मौजूद थे, पत्रकार मौजूद थे, उन्होंने ठहाके लगाए और अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण यानी कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के प्रति अमेरिका के सम्मान पर सवाल उठाए। ये दोहरा रवैया सवाल उठाता ही है कि क्या इंसाफ का ये पैमाना सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा।
दोस्तों अब मैं आपको एक और खबर के बारे में बता देती हूँ जो अमेरिका से ही आई है। अमेरिका के मशहूर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक भारतीय स्टूडेंट प्रहलाद अयंगर को सिर्फ इस वजह से बैन कर दिया क्योंकि उसने फिलिस्तीन के समर्थन में एक निबंध लिखा। प्रहलाद MIT से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान विभाग यानी कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से PhD कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी 5 साल की नेशनल साइंस फाउंडेशन ग्रेजुएट रिसर्च फेलोशिप खत्म हो जाएगी। ये हरकत दिखाती है दोस्तों कि किस तरह से अमेरिका में इंस्टीट्यूट भी फिलिस्तीन के खिलाफ खड़े हैं, इंसानियत के खिलाफ खड़े हैं। दोस्तों यमन ने एक बार फिर से अमेरिकी जहाजों पर हमला किया है। रेड सी में अमेरिकी जहाजों के साथ साथ कब्जे वाले इलाकों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है यमन के द्वारा। दूसरी तरफ अमेरिका ने दोस्तों रूस पर नए तेल प्रतिबंध की योजना बनाई है। खबर यह है कि अमेरिका अब रूस के खिलाफ नए तेल प्रतिबंध पर विचार कर रहा है जिसका मकसद राष्ट्रपति पुतिन को कमजोर करना है, खासकर ट्रंप के आने से पहले। इन प्रतिबंधों में रूस के शैडो टैंकर बेड़े को भी निशाना बनाया जाएगा। बाइडेन प्रशासन का मकसद रूस की युद्ध मशीन को यूक्रेन में कमजोर करना है। वहीं यूक्रेनी वित्त मंत्री मार्चेंको ने यह कहा है कि अगर अमेरिका से मदद मिलना बंद हो जाती है तो कीव के पास 2025 के आधे हिस्से के लिए यानी आधे साल के लिए पर्याप्त फंड, हथियार और गोला बारूद मौजूद होगा। ये बयान यूक्रेन के भविष्य के लिए एक चेतावनी है दोस्तों। ये बयान ये बताता है कि अगर अमेरिका ने मदद बंद कर दी यूक्रेन की तो यूक्रेन के पास सिर्फ आधे साल तक ही हथियार बचेगा और उसके बाद वो रूस के हमले का शिकार हो सकता है। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है आज की खबरों पर कमेंट में जरूर लिखिएगा। आयतुल्लाह अली खमेनी के बयानों पर आपकी क्या राय है ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों जहां से हमारा ये वीडियो आप देख रहे हैं वहां का नाम अपने नाम के साथ कमेंट में जरूर लिखा करिए। हर रोज मैं ये कहती हूँ, अगर कहना भूल भी जाती हूँ तो भी जरूर लिखा करिए। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।